सिंधु घाटी सभ्यता बताए थे कब से कब तक था? 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो सामग्री मिली थी उत्खनन के बाद, सबसे पहला जो सवाल है ध्यान देना, सबसे पहले सवाल का उत्तर बताना। बताओ पुरातात्विक विभाग के हेड कौन थे? पुरातात्विक विभाग के हेड कौन है? पुरातात्विक विभाग के हेड कौन थे? हेड पूछ रहे हैं, इनके फादर पूछेंगे तब कौन हो जाएंगे? तो पुरातात्विक विभाग के फादर कहेंगे तो कनिंघम हो जाएंगे, कनिंघम। लेकिन उस समय हेड कौन थे? तो हेड कौन थे? जॉन मार्शल। बताओ हड़प्पा टीला को सबसे पहले किसने देखा और मैसेज दिया था? मैसन ने। तो मैसन से हमने बताया था कि मैसन याद रखना, क्या याद रखना है? मैसन, इसको बोलते हैं चार्ल्स मैसन। कौन सा मैसन? चार्ल्स मैसन। ठीक है ना? तो ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा बताना जा रहा, तुमसे सवाल अगर पूछ रहा है कि बताओ जूते हुए खेत की आकृति कहां से मिला था? जूते हुए खेत की आकृति कहां से मिला था? जूते हुए खेत की आकृति बताओ कहां से मिला था? जूते हुए खेत की आकृति कहां से मिला था? आकृति कहां से मिला था बताओ? जूते हुए खेत की आकृति कालीबंगा से मिला था। हल की आकृति का खिलौना कहां से मिला था? हल की आकृति का खिलौना कहां से मिला था? कहां से मिला था? वन वाली से मिला था। कहां से मिला था? वन वाली से। एक अच्छा सा सवाल पूछते हैं, ध्यान देना, तुम सवाल पर ध्यान देना। सवाल तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ स्टेडियम कहां से मिला था? स्टेडियम कहां से मिला था? ऑप्शन दे रहे हैं तुम लोग को। पहला लोथल से। स्टेडियम, स्टेडियम समझते हो ना? खेल का मैदान जिसको बोलते हैं, जहाँ सभा उभा लगता है। तो पहला स्टेडियम लोथल से मिला था। दूसरा देखना, दूसरा मान लेते सुरकोटदा। सुरकोटदा। तीसरा कहां से मिला था वो तुम लोग को चुन करके बताना। सुरकोटदा। तीसरा अगर बात करें सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। और चौथा ऑप्शन मान लेते, दे देते हैं तुम लोग को, धौलावीरा। धौलावीरा कहां से मिला था बताओ? सुतका गेंडोर से हमने कहीं बताया स्टेडियम मिला है? सुतका गेंडोर से नहीं मिला है, लोथल से हमने चर्चा किया नहीं किया है। तो धौलावीरा से मिला है। कहां से मिला है? धौलावीरा। दिमाग है, देखो थोड़ा सा देखो, तुम लोग कितना जानते हैं पता चलेगा। यहीं से स्टेडियम मिला था। धौलावीरा से क्या मिला है? स्टेडियम मिला है। क्रिकेट खेलने के उद्देश्य से नहीं, हो सकता है सभा उभा करने के उद्देश्य से बनाया होगा। क्रिकेट खेलना मिला था मोहनजोदड़ो में सर। स्टेडियम की बात कर रहे हैं। चलो दूसरा एक सवाल पर चर्चा करते हैं। दूसरा तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, बताना त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कहां से मिला था? सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर का। मतलब देखो जितने भी हड़प्पा सभ्यता में जो वहां बसे हुए थे ना, तो एक तो था इस तरह से, पहले जो एक 2 टीला में बटे हुए थे, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। और एक कभी इधर हो गया पश्चिमी टीला को भी ये बाउंड्री मार दिया, और एक पूर्वी टीला को भी क्या कर दिया? बाउंड्री मार दिया। ठीक है ना? तो ये दोनों बाउंड्री मारे हुए हैं। इसमें भी क्या रहता था ना, इसमें भी एक और ऊपर से बाउंड्री मार दिया। तो बताओ 3 लेयर नहीं हो गया? एक सुरक्षा कवच तो इन्हें हो गया, एक इन्हें 2 गो, एक और दोनों को फिर से पैक कर दिया। तो बताओ कितना सुरक्षा कवच हो गया? त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कहां से मिला? तो ये भी धौलावीरा से मिला है। कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है। बात समझ में आ रहा है? कहां से मिला है? धौलावीरा से। एक और सवाल पे ध्यान देना, तुमसे अगर कोई पूछेगा, देखो कुछ सवाल पे चर्चा कर लेते हैं। एक और सवाल पे बात करना, ध्यान देना। तुमसे पूछा कि बताओ अलंकृत ईटा कहां से मिला है? अलंकृत का मतलब समझते हो? कोई अगर ईट रहेगा और ईट में अगर इस तरह से डिजाइन बनाया हुआ है, इस तरह से डिजाइन बनाया, हाँ, टाली ईटा जिसको कहते हो ना तुम लोग, बताओ ये कहां से मिला था? टाली ईटा कहां से मिला है? अलंकृत इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अलंकृत ईट। परीक्षा पूछा कि अलंकृत ईट कहां से मिला है, तो अलंकृत ईट कहां से मिला है? अलंकृत ईट कहां से मिला है? तो याद रखना कालीबंगा से ही मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगा।
एक और एक ईंट और पूछता है, ईंट के बारे में और पूछ सकते, बताओ वक्राकार ईंट कहाँ से मिला है? वक्राकार ईंट, वक्राकार ईंट, टेढ़ा मेढ़ा एकदम ऐसे ऐसे वाला, ठीक है ना, ऐसे ऐसे वाला ईंट कहाँ मिला है? ऐसे ऐसे वाला ईंट कहाँ मिला है? बताना है, ऐसे ऐसे वाला ईंट बताओ कहाँ मिला है? वक्राकार ईंट कहाँ मिला है? तो ये वक्राकार ईंट चांदहुदड़ो मिला है। कहाँ मिला है? क्योंकि यही फैक्ट्री उक्ट्री ही है, जितना डिजाइन वगैरह वगैरह बनाएगा सब यही बनाएगा। बताया था ना चांदहुदड़ो में गुड़िया बनाने की क्या मिला है? फैक्ट्री मिला है। चांदहुदड़ो में एक और इम्पोर्टेंट चीज मिला है, ध्यान देना, कभी कभी पूछ देगा ना कि लिपस्टिक तो जान ही रहे, चांदहुदड़ो से एक और इम्पोर्टेंट क्या मिला है देखना, देखो कुत्ता और बिल्ली क्या मिला है? कुत्ता एवं बिल्ली के पैर का चिन्ह मिला है, बिल्ली के पद चिन्ह मिला है। पद चिन्ह मतलब पैर का चिन्ह मिलेगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब ये पता चलता है, ये कहाँ से मिला है? चांदहुदड़ो, चांदहुदड़ो से मिला है, ठीक है ना। कुत्ता एवं बिल्ली, तो कुत्ता एवं बिल्ली में क्या है कि बिल्ली आगे आगे भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। यानी कि बिल्ली के भागते हुए अब कुत्ता उसके क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। तो कुत्ता पीछा करते हुए, कुत्ता पीछा करते हुए किसका फोटो मिला है? दिल्ली के दिल्ली ने बिल्ली, बात समझ रहे ना। तो ध्यान देना, चांदहुदड़ो से हम लोग, चांदहुदड़ो में क्या मिला? कुत्ता एवं बिल्ली के पैर का चिन्ह मिला है। इससे पता ये चलता है कि हड़प्पा सभ्यता वाले भी किससे परिचित थे? कुत्ता एवं बिल्ली से परिचित थे, ठीक है। एक बात और ध्यान देना, देखो परीक्षा में और अगर ज्यादा डीप लेवल तक जाएगा ना तब तुमसे क्या पूछ सकता है वो देखो, बहुत ही अगर डीप लेवल तक अगर जाता है तो तुमसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला था। तो तुमको पता पूछेगा, जानते हो कि पशुपति शिव कहाँ से मिले हैं? तो पशुपति शिव तो सबको पता है कहाँ से मिले थे, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। बताओ पशुपति शिव का जो मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से, उनके चारों तरफ क्या था? चारों तरफ पशु है कि चारों तरफ आदमी है, क्या है? तो ये चारों ओर पशुओं से घिरे हुए हैं, चारों ओर पशुओं से घिरे हुए हैं। और चारों ओर किस चीज का फोटो मिला है? चारों ओर क्या है? पशु का फोटो मिला है। किसका फोटो मिला है? पशु का फोटो मिला है। लेकिन इसमें जानते हो कहेगा कि किसका चित्र नहीं मिला है, ये भी कह सकता था ना कि पशुपति शिव के जो मोहर में किस जानवर का फोटो नहीं मिला है। और ऑप्शन रहेगा सिंह का, गैंडा का, भैंसा का, ठीक है ना, और किसका? और एक मान लो कि सांप का। तो देखो सांप का मिला है कि नहीं मिला है? सांप मिला है। तुम सोचेगा कि शिव जी के गले में सांप रहेगा तो सांप तो पक्का होगा, ये नहीं कैसे होगा? तो उस समय सांप, ये मूर्ति दिखाई दे रहा है ना, मूर्ति बढ़िया से देख लो क्या क्या है इनके साथ है। तो देखो इनका जो मूर्ति है, इनके मूर्ति में चारों तरफ क्या है? जानवर है कि नहीं है? चारों तरफ तुमको जानवर दिखाई दे रहा होगा। ये बताओ क्या है? हाथी है। ये बताओ क्या है? बाघ है। ये क्या है? बाघ है। ये क्या है? ये बताओ एक सिंह है कि दो सिंह है? एक सिंह वाला गैंडा मिला है, बात समझ रहे ना। और इनके प्रमुख पशु भी हैं। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पशु कौन है? तो एक सिंह वाला गैंडा, एक सिंह वाला जो गैंडा है, इनके प्रमुख पशु हैं। बताइए क्या है? भैंसा है, भैंसा है, दो सिंह है। ये गैंडा है, ये क्या है? गैंडा। और ये तुमको क्या है? बाघ है। और ये तुम्हारा हाथी है। तो इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता वाले क्या हाथी से परिचित थे? लेकिन पूछेगा क्या हाथी इनके पालतू पशु थे? कौन पाले जाएगा? ये इतना खाता है, कुछ काम का है नहीं, कोई काम का है? हड़प्पा सभ्यता में कोनो लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं। और इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है, इसको पाल के रखें क्यों कि कभी कभी युद्ध में काम आएगा। ऊपर बैठे रहेंगे तो नीचे से कोई मारे उड़ेगा नहीं, ठीक है ना। नीचे से पहुंचाएगा तब तक ऊपर से उसको काम तमाम कर देंगे। और नीचे देखो, ये देख लो, ये क्या है? हिरण है। नीचे क्या है? हिरण। तो तुमको हिरण भी दिखाई दिया। यानी कि कौन कौन सा जानवर है? हाथी है, बाघ है, हिरण है, गैंडा और भैंसा। परीक्षा में क्या सवाल पूछता है कि पशुपति शिव के जो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव के जो मूर्ति मिली, उनके चारों तरफ पशु हैं। बताओ निम्नलिखित में कौन पशु नहीं है? ठीक है ना। ऊपर इनकी लिपि है, लिखा हुआ
पशुपति शिव के सिंह है। हाँ, आज देखो पशुपति शिव के कितने सिंह है? 2 सिंह है। पूछेगा कि सिंह कितने हैं इनके, तो माथा पर 2 सिंह वाला मुकुट पहने हुए हैं। कितने सिंह वाला? 2 सिंह वाला मुकुट है। बताओ, कभी कभी इसमें तो इतना घुमा देगा सवाल ना कि बताओ कि जो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिला उनके बाएं तरफ है निम्नलिखित में कौन जानवर है? हाथी, बाघ है। हाँ, बाघ तो नहीं देगा, ये को तो हाथी दे देगा बाएं तरफ, इधर तो दाहिने हो जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा बच्चे हाथी, बाघ, हिरन, एक वेरे से गैंडा दे देगा। तो जो बढ़िया से फोटो देख ले तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो फोटो नहीं देखा वो रट्टे से याद होगा, कहीं नहीं याद नहीं होगा। इस चलते फोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चलते फोटो देख करके पढ़ना भी आजकल जरूरी हो गया। सवाल कुछ ही पूछ सकता है उस सेटर के मन में, उसको तो छांटना है किसी भी तरह से, और छांटने के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। बात समझ रहे हो ना? छांटने के लिए कुछ कर सकता है। तो बताओ, हाथी, बाघ, हिरण में बाएं तरफ से कौन नहीं मिला है? तो बाएं तरफ से कौन मिला है? गैंडा मिला है। बाकी सब बाएं तरफ नहीं है, दाहिने तरफ है। परीक्षा में भी पूछता है कि बताओ कि हाथी कौन तरफ था? बाएं तरफ था कि दाएं तरफ की नीचे के ऊपर था? दाहिने तरफ ऊपर। तो दाहिने तरफ है। किधर है? ऊपर का मतलब माथा के ऊपर होता है, ठीक है ना? तो दाहिने तरफ है, बाएं तरफ नहीं है। तो बढ़िया से बात समझ में आ गया? बढ़िया से फोटो देख लो। एक सवाल पूछते हैं, तो तुमको बताया कि मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी मिली है। क्या मिली है? मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली है। बताओ, कोई डांस कर रही है तो उसका एक आध हाथ ऐसे करके डांस उस करता है, देखा होगा गांव घर में भी ऐसे जो डांस वगैरह होता है। तो परीक्षा में जानते हो क्या पूछेगा? परीक्षा में क्या पूछेगा ना? परीक्षा पूछेगा कि बताओ उसका कौन सा हाथ माथा पे था, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? कौन वाला था? बाया वाला कि दाया वाला? तो ध्यान देना, इसके कोई हाथ माथा पे नहीं था। तुम लोग दाया बाया के फेर रहा था। कल ही फोटो दिखाए थे, नहीं दिखाए थे फोटो? पिछले क्लास में फोटो दिखाए थे, देखो बढ़िया से फोटो देख लिया। देखो तो कहाँ माथा पर डांस करते हुए कोनो माथा पर फोटो है? 3 गो वाला भी देख लो, 3 गो वाला कहने था, ये वाला था। कहाँ कोनो माथा पर फोटो है? कोनो माथा पर फोटो नहीं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कमर पर हाथ है। तो पूछेगा कि कौन सा हाथ कमर पर है, लेफ्ट की राइट वाला? तो देखो लेफ्ट वाला कि राइट वाला है? तो राइट वाला हाथ इसका कमर पर है, और लेफ्ट वाला इसका कहाँ है? पैर पर है। और पूछेगा बताओ कि मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी मिली है ना, मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है, बताओ चूड़ी ये लोग पहनते थे कि नहीं पहनते थे? हाँ, तो देखो ये लोग बड़ा वीआईपी मॉडल के, इधर कोई चूड़ी नहीं तुमको मिलेगा। इधर कहाँ कोई चूड़ी पहने हुई? इधर अगर देखा है तो कोनो चूड़ी नहीं है। देख देखो कितना वीआईपी, ऊपरे से लेके नीचे यहाँ तक एकदम भर हाथ चूड़ी पहने हुए थे। कम न है ये चूड़िया, इसको बोलते हैं बाला। इसको क्या बोलते हैं? बाला बोलते हैं ना। 2 इस हाथ में देखो, एक हाथ में चूड़िया नहीं और एक हाथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक चूड़ी आई पाई है। बताओ माला वाला इसको पहनता है कि नहीं? देखो माला भी पहनी हुई है ना, माला पहने हुए। अच्छा बताओ, इसका बाल खुला है। परीक्षा पूछा है कि मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी मिली है उसका बाल खुला था कि बंधा हुआ था? देखो जूड़ा बांधी हुई है ना। तो समझ लो उस समय की लड़कियां लोग भी बहुत फैशन करती थी। आज भी आज भी लड़के लोग फैशन करती है, लेकिन इतना भी नहीं पहुंची है। इतना पहुंच जाएगी तो समझ रहे, इतना पहुंचने का मतलब यहाँ से लेकर के राजस्थान में लोग ऐसे ही पहनते हैं चूड़ी। राजस्थान में देखा चूड़ी, ये यहाँ से यहाँ तक पहनेगा सर। अब बताओ, अब कोई लड़का लोग तो चूड़ी पहनता नहीं है। क्यों नहीं पहनता है? लड़का लोग को पहनाएगा तो 2 दिन फोड़ के सब ठीक कर जाएगा, लेकिन लड़की लोग एकदम बचा के रखेगी। लड़की लोग को अगर ध्यान दिया जाए ना, तो लड़की लोग अगर 3 दिन 4 दिन का 2 साल तक चूड़ी उसका ये को नहीं फूटेगा, जबकि बर्तन धोते हुए भी रहेगी, लेकिन फूटता उठता नहीं है। बचा के रखेगी, कुछ हो जाए ना। कांसे की जो नर्तकी मिली है बताओ वो पहनती है, पहला ऑप्शन रहेगा साड़ी पहनी हुई थी, दूसरा रहेगा सूट सलवार पहनी हुई थी, और ऐसे करके रहेगा। तो बताओ क्या पहनी हुई थी? हाँ, पता नहीं चल रहा था ना, तो कुछ पहनले ही नहीं थी, नग्न अवस्था में थी। देखो कहा कुछ पहले, तुम लोग अभी तो ध्यान नहीं दिया बढ़िया से। नग्न अवस्था में कुछ नहीं पहने, ठीक है ना? को कुछ भी नहीं पहनी हुई है, नग्न अवस्था में। तो पूछ देगा इसे सवाल, तो क्या बताएंगे? नग्न अवस्था में। बात समझ में आ रहा है? दोनों तरह के हमने फोटो दिखा दिया। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कभी कभी पूछता है ना कि बताओ कांसे का एक दर्पण मिला है। दर्पण, एकदम कांसे का दर्पण, कांसा का बनाया हुआ दर्पण नहीं देखा? कभी कभी तुम बढ़िया एकदम चिकना जो सर्विस होता है उसमें भी तुम्हारा चेहरा नजर आएगा। तो कांसे का दर्पण बताओ कहां से मिला है? कांसे का दर्पण कहां से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है कांसे का दर्पण। कांसे का दर्पण कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। बात समझ में आ रहा है? कांसे का दर्पण कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। इतनी बातें समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? हड़प्पा सभ्यता के विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता के विशेषताएं।
विशेषताएं क्या क्या हैं, इन विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हैं, इनको थोड़ा सा समझना। तो हड़प्पा सभ्यता में एक बात सबसे पहले ध्यान देखना कि भारत का प्रथम नगरीय नियोजित सभ्यता है। कैसा सभ्यता है? नियोजित समझते हो? नियोजित का मतलब पहले से प्लान किया हुआ। तो ये हड़प्पा इतना विकसित है कि कोनो शहर यहाँ नगर जो बनता था ना, नगर की बात कर रहे हैं पूरे। अगर हड़प्पा सभ्यता का आकार कहा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसे था, तो ऐसे बसा हुआ था ना, तो त्रिभुजाकार था। लेकिन इसमें जो गांव या जो शहर बसे हुए हैं, जैसे कह देगा पूरे भारत की आकृति, तो भारत तो तुमको देख रहा है ऐसे है, ठीक है ना, तो हम लोग तो भारत की आकृति चतुर्भुजाकार कह देंगे, चतुर्भुज के आकार का है। लेकिन भारत में अगर कोई पटना है तो पटना ऐसे बसल है, तो पटना के आकार क्या चतुर्भुजाकार है? नहीं है। लेकिन कहेगा कि भारत में जो पटना नगर है उसका आकार कैसा है, तो भारत में बसे नगरों का आकार अलग हो सकता है, लेकिन पूरे भारत का आकार अलग होगा। उसी तरह से अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर मिले हैं उन नगर का आकार कैसा है, तो आकार पूछता है। तो नगर का आकार बताओ कैसा था? नगर का आकार कैसा है? नगर का आकार तुमसे पूछेगा तो बताओ कैसा है? तो नगर का जो आकार है, यहाँ नगर का आकार, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर मिले हैं, जो टाउन मिला है, उस नगर का जो आकार है, नगर का आकार कैसा है? नगर का जो आकार है वो कैसा मिला है? चेस बोर्ड की तरह। कैसा है? चेस बोर्ड की तरह, एकदम वर्गाकार, चेस बोर्ड की तरह वर्गाकार। बात समझ रहे हो ना? कैसा मिला है उसका आकार? चेस बोर्ड की तरह। अब इसमें थोड़ा सा चेस बोर्ड की तरह वर्गाकार, इसमें एक टर्म समझना है, नियोजित। नियोजित क्या होता है? नियोजित का मतलब होता है प्री प्लान्ड, ठीक है ना। घर दो तरह से बना सकते हैं, एक तो प्लानिंग करके, एक बिना प्लानिंग करके। प्लानिंग करके बनाओगे तो सब पता चलता है कि नहीं। प्लानिंग करके बनाओगे घर तो क्या तुमको रोड कम से कम बढ़िया रखोगे कि कभी अगर इमरजेंसी में आग लग जाए तो वहां पर क्या करे, गाड़ी वहां तक पहुंच जाए। अब तुमको पता चल रहा है कि घर बहुते बना लिए, 10 महला बिल्डिंग बना लिए, और वहां पे रास्ता ही नहीं है। अब सोच लो कि 10 महला बिल्डिंग में अचानक आग लग जाएगा, तो आग लग जाएगा तो बताओ, तो दमकल नहीं पहुंचेगा, तो पता चलेगा घर जल के राख हो गया। लेकिन देखना जहां पे प्री प्लान बनाया जाता है, पहले से प्लानिंग किया जाता है, तो सब वहां गाड़ी उड़ी पहुंचने का साधन होता है। आजकल हम लोग बताओ तो आजकल जो हम लोग घर बनाते हैं, या भारत में जो भी घर बना हुआ है, जो नगर है, वो नियोजित बना हुआ है कि अनियोजित है? अनियोजित है। कोई के गांव में चल जाओ ना, तो गांव में जाओगे तो तुमको नहीं लगता कि किसी घर के पास, प्रॉपर घर के पास, कोई के एक आधो घर होगा जो रोड के किनारे होगा, उसके घर के पास दमकल पहुंच जाएगा। लेकिन बताओ तो बाकी घर के पास पहुंचेगा? गांव में देखना, हालांकि जगह बहुत होता है, गांव में देखना जगह कम होता है कि ज्यादा होता है? गांव में जगह बहुत होता है, इतना जगह होता है कि कहना नहीं है, बहुत जगह होता है। पहले गांव में एंट्री मारेगा ना तो पता चले इतना चौड़ा रोड है, खूब चौड़ा रोड, इतना चौड़ा, जैसे गांव में एंट्री मारेगा तो इतना चौड़ा तुमको रोड मिलेगा। समझ रहे हैं ना? मेन रोड से जैसे ही तुम्हारे, जैसे मान लेते ये तुम्हारा मेन रोड था, तो मेन रोड ये हो गया। इसे मान लो कि अरवल जहां वाला मेन रोड दिखाई दे रहा है ना, ये मेन रोड है। ये मेन रोड पर मान लो कि 6 लेन नहीं है, 4 लेन, 2 लेन है। अब हमारे इतना लेन बना दिए। अब यहाँ से तुमको मान लेते कि इधर जाना है, तो देखना इधर भी बहुत ही अच्छा रोड तुमको मिलेगा। इतना बढ़िया रोड मिलेगा ना कि यहाँ से ट्रक चल जाएगा। ट्रक जाएगा तो पता चलेगा ना कि गांव के लोग अजीब होते हैं, बीचे में घर बने रहेंगे। बात समझ रहा है? ऐसे घर बना लिए, अब बता ट्रक यहाँ से जाएगा? नहीं जाएगा, ट्रक तो जाएगा नहीं। तब यहाँ से जाएगा क्या? तब यहाँ से जा सकता है, क्या जा सकता है? यहाँ से जाएगा नहीं, तो चलो ट्रक नहीं जाएगा, हाँ बोलोरो जा सकता है, स्कॉर्पियो वगैरह चल जाएगा। तो स्कॉर्पियो अगर चल जाएगा ना, इधर से स्कॉर्पियो चल जाएगा, तो चलो यहाँ तक स्कॉर्पियो, लेकिन आगे जैसी जाएगा तो ये घर बना देगा। तो बताओ जैसे स्कॉर्पियो भी नहीं जाएगा, तो यहाँ से बाइक से जाओ, तो बाइक के आगे हम जानते हो आगे क्या कर लेगा। इतना ही नहीं, इतने के बाद अगर आगे चले जाओगे ना, तो बाइक के बाद आगे एक और घर बना लेगा, के बाद बाइक को नहीं जाएगा, साइकिल जाएगा, ठीक है ना, या पैदल जाए पड़ेगा। ओकरो में क्या करेगा? को भैंस बांध देगा, लो ये रास्ता लेके एकदम पोछ में एकदम पूरा एकदम लेटा करके गोबर वैसे स्वागत करने को तैयार रहेगा। बात समझ रहा था? तो इस तरह की व्यवस्था बताओ, तो ऐसी व्यवस्था को क्या प्लान्ड बोलेंगे कि अनप्लान्ड बोलेंगे? ये सब अनप्लान्ड है। जगह बहुत है, देहात में इतना जगह है, लेकिन कोई सोच समझ के घर नहीं बनाएगा। और जानते हो कि इंडिया में एक परंपरा चलता है, जब भी शादी विवाह होगा तो
जो उस समय ऐसे डेली आदमी पैदल चलता है, लेकिन उस दिन परंपरा रहता है कि दूल्हा को पैदल नहीं चलने देना है, ठीक है ना। देखो वो दिन दूल्हा पैदल चलता है, थोड़ा सा भी रहेगा कि गाड़ी जाने का रास्ता तो गाड़ी तो एकदम कैसों गेट तक पहुंच जाना है। लेकिन समझ ही रहा है कि इंडिया में अगर गांव में अगर घर में अगर पहुंचाना है गाड़ी तो पहुंचेगा किसी भी तरह से, यहाँ तक तो बोलेरो वाला पहुंचा देगा, स्कॉर्पियो वाला या कार वाला पहुंचा देगा, एक बाद तो आगे गाड़ी ही नहीं जाएगा। लेकिन उस समय हम लोग क्या करते हैं, कहीं घर एने उधर नहीं जा रहा था, कहीं चलो पीछे मुझे तो कुदा के खेत में एने मुझे लेके जाओगे, लेकिन है ना खेत में कुदा दोगे, एने से एने कुदा दोगे, एने कुदा करके तब कहोगे पहुंचाना चाहे गाड़ी टूटे चाह रहा है, कितने गाड़ी बर्बाद हो जाता है। हाँ न तो लड़ाई हो ही जाएगा, नहीं ले जाएगी गाड़ी वाला, कह रहा है कि नहीं ले जाएगी, कह रहा है कि नहीं ले चलिए, नहीं किस ले जाएगा, पैदल नहीं ले जाना, बात समझ रहे हैं। तो पैसा पैसा तो वो तो बात की बात है, कैसो करके वो दिन कुदा ही देगा, चाहे गाड़ी रहे चाहे टूट जाए या खत्म हो जाए, उससे मतलब नहीं है। हाँ अगर गया गाड़ी टूट गया तो अलग बात है, तो फिर दूल्हा को क्या करेगा, तो उसमें एगो मेहमान जी होते हैं, वो क्या करेंगे, उनको गोदी टांग के पैदल नहीं चलने देंगे, गोदी टांग करके हर हाल में फिर जो लड़की है ना लड़की के गेट तक पहुंचाएंगे, पैदल नहीं जाना है, ठीक है ना। इस चलते देखना अब बता, अब ऐसा रीति रिवाज है, फिर भी ये सोच समझ के घर नहीं बनाएगी, कम से कम गेट तक कम से कम गाड़ी पहुंचे, ये समझना चाहिए, लेकिन नहीं बनाएगा। घर में का रोड पे पर एगो घर बना देगा, वो ओकरो बगल में कहे कि तुम रोड पर, यहाँ देहात में बहुत जगह होता है, फिर भी देखना एकदम अंदर जाते जाते एकदम गली बन जाएगा, जहाँ पे आदमी बढ़िया से नहीं जा सकता है, गली से नली बन जाता। बात समझ में आ रहा है। हाँ अब आगे देखो, तो ये नगर का व्यवस्था नियोजित का मतलब पहले से सब प्लान है कि हर घर के पास, हर घर के दरवाजा तक गाड़ी पहुंचना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता में हर घर के पास ये पहुंच जाएगा, इसका मतलब प्लान है, क्या प्लान है, सब प्लान है। तो नियोजित शहर है, चलते देखना भारत में अभी कोनो ऐसा शहर नहीं होगा जो नियोजित, कोई अभी हाल फिलहाल में कहीं बना होगा तो जैसे दिल्ली उल्ली बना है ना, तो नियोजित जहां पे भी रहेगा तो देखना नियोजित में सब सरकार तय करती है कि घर का कलर कैसा होगा, सबका गेट देखना लाल कलर, तो सबका लाले कलर से है, ठीक है। सबको एगो एकदम बाउंड्री में लॉक कर देगा, किसमें लॉक कर देगा, बाउंड्री में लॉक कर देगा, और इसी बाउंड्री में एगो तुमको दे देगा थी पार्क दे देगा, तुमको घर देख करके पता नहीं चलेगा कि मेरा घर कौन है, तुमको नंबर याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, नंबर याद रखना पड़ेगा, घर देख करके तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सबके गेट एक ही कलर के, सबके 2 महला है, कैसे पता करेगा कि मेरा घर है। तो उसके लिए तुमको नंबर याद रखना, जब नंबर जो भुला गया ना घर भुला जाएगा, दूसरों के घर में चल जाएगा। बात समझ रहा है, थोड़ी जगह ढुका कर देखो अरे तो बाबूजी यही नहीं है, तो फिर दूसरे घर में जाओगे। बात समझ रहे हैं ना। तो हमने देखा कि भारत का प्रथम नगरीय और नियोजित सभ्यता है कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा हमने देखा कि नगर का आकार कैसा था, चेस बोर्ड की तरह, एकदम चरखूट है, कैसा है, एकदम चरखूट, एकदम चेस बोर्ड की तरह। चेस बोर्ड देखा तुम लोग कभी, चेस खेला है? तो चेस नहीं खेला तो देख लेना, चेस बोर्ड की तरह एकदम वर्गाकार, चेस बोर्ड एकदम वर्गाकार होता है, कैसा होता है, वर्गाकार होता है। आगे थोड़ा सा देखो तो नगर का आकार हम लोगों ने देख लिया चेस बोर्ड की तरफ होता है, इतनी बातें समझ में आ गया। अब चलो जो नगर होते थे, नगर यहाँ होते थे दुर्गीकृत किया हुआ रहता था, कैसा किया हुआ रहता था, ये दुर्गीकृत का मतलब क्या होता है, दुर्गीकृत का मतलब समझना, दुर्गीकृत का मतलब क्या होता है, दुर्ग का मतलब होता है बाउंड्री मारना, दुर्गीकृत का मतलब क्या होता है, बाउंड्री मारना, क्या मारना होता है, बाउंड्री मार देना। तो बाउंड्री अगर मारोगे तो उसी को बोलते हैं कि ये दुर्गीकृत किया हुआ। अगर कोनो घर बनाया हुआ है, देखो घर देखो देहात में तो ऐसा नहीं बनता, शहर में जो घर बनेगा ना तो ये जमीन भले इतना में है लेकिन घर इतने बनाएगा और चारों तरफ इसको क्या मार देगा, बाउंड्री मार देगा। तो कहते हैं कि घर का दुर्गीकृत किया गया है, क्या किया गया है, दुर्गीकृत मतलब बाउंड्री मारा हुआ। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर बसे हुए थे सभी नगर क्या किए हुए थे, दुर्गीकृत। लगभग सभी नगर जो थे दुर्गीकृत किए हुए थे, 2-3 गो जो छोड़ करके, जैसे हो गया आमरी, आमरी में दुर्गीकृत नहीं किया हुआ था, यानी बाउंड्री नहीं मारा हुआ था, ठीक है ना। चांदहुदो में भी बाउंड्री नहीं मारा हुआ था, बिना बाउंड्री वाला था, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे बाउंड्री नहीं मारा हुआ था, बाकी सभी जगह बाउंड्री मारा हुआ था। इतनी समझ में आ गया। तो दुर्गीकृत में देखो हड़प्पा सभ्यता में दुर्गीकृत जो नगर मिले हैं, जितने भी नगर थे सब क्या थे, दुर्गीकृत, यानी सब बाउंड्री मारा था। तो बाउंड्री मारने का उद्देश्य 2-3 हो सकता है, या तो हो सकता है दुश्मनों से सुरक्षा के लिए, या तो हो सकता है कि बाढ़ से बचने के लिए, क्योंकि उस समय नदियों के किनारे बसा हुआ था तो बाढ़ तो हमेशा आया करते थे, तो बाढ़ से बचने के लिए भी, या तो कभी दुश्मन कोई हमला न कर दे उससे बचने के लिए भी। तो 3 तरह के दुर्गीकृत मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। देखें तो एक तो मिला है कि एगो इधर ऐसे बन गया, देख रहा है ना, ध्यान देना, इधर हो जाएगा पश्चिमी और इधर क्या हो जाएगा पूर्वी, इसको टीला कहा गया, इसको कहते हैं पश्चिमी टीला। इधर वाला भाग को क्या कहते हैं, पश्चिमी टीला कहते हैं, और इधर वाला को क्या कहते हैं, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला और
पूर्वी टीला। कौन सा टीला बोलते हैं? पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब बताओ पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में ध्यान देना, जो पश्चिम की ओर जो टीला दिखाई दे रहा ना, पश्चिम की ओर टीला थोड़ा सा क्या था ना, ऊंचा था। थोड़ा सा क्या था? थोड़ा सा ऊंचा है। पश्चिमी टीला जो दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा क्या है? ऊंचा है। थोड़ा सा ऊंचा इधर है, देख लो ऊंचा दिखाई दे रहा है। तो पश्चिमी टीला थोड़ा सा ऊंचा था, और जो ऊंचा रहता है ना उसको क्या बोलते हैं लोग? देखो गांव घर में भी अभी जाना तो कहेगा कि फलना बाबू कहाँ रहते, तो कहेगा कि चल जाइए गढ़ पर। तो गढ़ पर कहेगा, जैसे तू समझ जाना कि ऊंचा स्थान। गढ़ का मतलब क्या होता है? जहाँ ऊंचा स्थान है, कोई भी ऊंचा स्थान पे जाके बस गया तो कहता है कि कहाँ बस गया? गढ़ पर बस गया। इसीलिए इसको कहते हैं दुर्ग, कहते हैं दुर्ग, या क्या कहते हैं? गढ़ी कहते हैं। दुर्ग या क्या कहते हैं? गढ़ी। गढ़ से ही बना है क्या? गढ़ी बोलते हैं। गढ़ी का मतलब ऊंचा स्थान में। बताइए ऊंचे स्थान में कौन बसे रहेंगे? क्या आम आदमी रहेगा? देखो पूरे, देखो नगर में दो भाग में बट गया। एक इधर पूर्वी वाला भाग हो गया, इधर एक पश्चिमी वाला भाग हो गया। तो पश्चिमी वाला भाग को पश्चिमी टीला कहा गया, पूर्वी वाला भाग को पूर्वी टीला। और पूर्वी टीला को देखो, ये तो पश्चिमी टीला हो गया, और पश्चिमी टीला को क्या कहा गया? दुर्ग या गढ़ी कहा गया। क्योंकि दुर्ग और गढ़ी कहने के कारण क्या है? क्योंकि इसका ऊपर वाले, ये आगे वाला भाग थोड़ा क्या रहता था? ऊंचा। ऊंचा, देखो ये वाला भाग क्या रहता था? ऊंचा रहता था। इसके वजह से इसको क्या कहा जाता था? गढ़ी कहा जाता था। दुर्ग या पश्चिमी टीला को क्या कहा गया? दुर्ग या गढ़ी कहा गया। ठीक है, अब बताओ आम जनता किधर रहते थे? जहां ऊंचा ऊंचा जो बना करके राजा महाराजा लोग यहाँ रहते थे। तो कहा जाता है कि यहाँ पुरोहित लोग रहते थे, क्योंकि इस समय कोई राजा उजा नहीं है, पुरोहित लोग को ही कहा जाता है कि यहाँ पुरोहित रहते थे। लेकिन फिर कहीं कहीं से मिला कि पुरोहित नहीं है। बताओ, कहेगा कि बताओ क्या हड़प्पा में पूछेगा तुमसे कि बताओ हड़प्पा में क्या मूर्ति पूजा होता है कि नहीं होता है? क्या मूर्ति पूजन होता है? तो मूर्ति पूजन होता है। क्या मंदिर मिला है? क्या मंदिर मिला है? तो मंदिर नहीं मिला है। तो जब मंदिर नहीं मिला तो बताओ पुरोहित जी रहते कहाँ होंगे? और किसी को कोई इतिहासकार का कह दिए कि देखो यहाँ पे पुरोहित रहते थे। तो भाई पुरोहित अगर रहते होंगे तो बात आती कि जब पुरोहित रहते होंगे तो बिना मंदिर के पुरोहित रहेंगे? उनके लिए मंदिर चाहिए, और मंदिर का साक्षी नहीं मिला। इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि नहीं पुरोहित नहीं होंगे। यहाँ पे बड़े बड़े लोग, जो व्यापारी लोग होते थे, उसमें जो बड़े बड़े जो लोग टाइप के, राजा टाइप के जो रहते थे, वो इसमें रहते थे। किसमें? पश्चिमी टीला में। कहाँ रहते थे? पश्चिमी टीला में। और इसमें देखो, इसमें इधर आवास था, आम जनता लोग इधर रहता था। आम जनता लोग इधर रहता था। हड़प्पा में भी ये आम जनता लोग किधर रहता था? इधर रहता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता में लोग ऐसे रहते थे। एक और व्यवस्था क्या था? एक तो था कि दोनों, देखो पूर्वी टीला भी बाउंड्री मारल है और पश्चिमी टीला को भी क्या मारल है? बाउंड्री मारल है। और हड़प्पा का जो सिस्टम है, देख रहे हैं ना, हड़प्पा का जो सिस्टम, ये पश्चिमी टीला हो गया और ये कौन सा टीला हो गया? पूर्वी टीला हो गया। ध्यान देना बोर्ड पे, देखो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दिखाई दे दिया। अब आगे देखो, इसमें दूसरा जो सिस्टम था ना, दूसरा क्या सिस्टम था? एक ऐसा सिस्टम था कि एक पश्चिमी टीला, तो देखो पश्चिमी टीला बाउंड्रीकृत है, लेकिन पूर्वी जो टीला है ना, पूर्वी टीला बाउंड्रीकृत नहीं है। ध्यान देना, दुर्गीकृत नहीं है। तो दो तरह के मिले हैं। एक तो मिला तुमको कि दोनों बाउंड्री मारल है, और एक में है कि एक तरफ बाउंड्री मारल है लेकिन एक तरफ बाउंड्री नहीं मारल है। ऐसे ही है, देख लो। यानी जिधर आम जनता रहा था उधर बाउंड्री नहीं मारा, इसी छोड़ दिया है। और जिधर, ये लड़का देखो बोर्ड पे नीचे का देख रहा है, देखो जिधर आम जनता रहता है उधर क्या बाउंड्री मारल है? उधर बाउंड्री नहीं मारल है। लेकिन जिधर राजा महाराजा लोग रहते थे ना, उधर बाउंड्री मारल है। तो एक ऐसी व्यवस्था मिला। और एक व्यवस्था मिला है तुमको कि एने भी बाउंड्री, और पश्चिमी टीला को भी बाउंड्री मारल है, पूर्वी टीला को भी, और पूरे को बाउंड्री मारल है। और ऐसा व्यवस्था कहां से मिला है? इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कहां से मिला है? धौलावीरा से। धौलावीरा से मिला। और धौलावीरा से ही हमने बताया था कि क्या मिला था? स्टेडियम मिला था। क्या मिला था? स्टेडियम मिला था। ये बातें ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गया? तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो क्या किए हुए थे? दुर्गीकृत किए हुए थे। और ऐसे भी मिले जहां पे दुर्गीकृत नहीं किया हुआ था। और दुर्गीकृत जहां नहीं किया हुआ, जहां बाउंड्री नहीं मारल है, वो कहां है? तो तुमको आमरी में कोनो बाउंड्री नहीं मिला है। आमरी में कोनो बाउंड्री नहीं मिला है। बात समझ में आया? तो इतनी बात तो समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे देखो, तो हमने देख लिया कि हड़प्पा में जो नगर थे बसे हुए, नगर का आकार कैसा था? नगर का आकार चेसबोर्ड की तरह था। दूसरा हमने देखा कि जो नगर थे, नगर को क्या किया हुआ था? दुर्गीकृत किया हुआ था, यानी बाउंड्री मारा था। क्या मारा था? बाउंड्री मारा हुआ था। अब आगे देखो, अब आगे थोड़ा सा ध्यान देना।
आगे ध्यान देना, बाउंड्री तो मारल है। अब आगे देखो यहाँ की सड़कें कैसी थी, तो सड़कें देखना, सड़के का जो डिजाइन था, सड़कें क्या थे, समकोणिक था, समकोणिक था। समकोणिक का मतलब होता है ऐसे, सड़क एकदम ऐसे है, एकदम समकोणिक है। सड़कें कैसी थी, एकदम 90 डिग्री पे कट रहा है, 90 डिग्री पे कट रहा है, 90 डिग्री पे कट रहा है, एकदम 90 डिग्री पे। सभी सड़कें क्या थी, समकोणिक थी। जितनी भी सड़कें मिले हैं, ठीक है ना। अब बताओ सड़कें कच्ची थी कि पक्की, तो उस समय कौन पीच अलकतरा ये सब नहीं था, ये सब, इसलिए सड़कें कैसी थी, कच्ची सड़कें थी। बता, अरे एक पर कौन बड़का कार दौड़ाना था, कार दौड़ाना है कि पक्का, उस समय अलकतरा पीची सब था भी नहीं, अब कार नहीं, बैलगाड़ी। अब ईटा, ईटा बताओ कच्चा ईट मिला कि पक्का ईट मिला, ईट पक्का था, लेकिन बताओ खड़ंजा कर देते तो उसमें चलाना क्या रहता था, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी वो बताओ ईटा उटा में लगेगा किसी को तो बड़ा दिक्कत होगा, बैल उल को लग जाएगा ईटा में, वो मुलायम सतह पर तो कादो दो से करो दिक्कत नहीं, पानी पड़ भी जाए हल्का हल्का तो टेंशन नहीं है, पार कर लेगा। लेकिन वो ईटा उटा पर बड़ा दिक्कत होगा उसको चलने में, खटर खटर करेगा, ठीक है ना, उसको चोट भी लगेगा पैरों में। बात समझ गया। तो हाँ, सड़कें जो थी वो क्या थी, समकोणिक थी। सड़कें कैसी थी, समकोणिक थी। बातें समझ में आ गया। अब एक और बात देखना, ये जो सड़कें जो समकोणिक दिखाई दे रहा है ना, सड़कें का सिस्टम इतना बढ़िया है, देखो ध्यान से। सड़कें पहले तो ये तुम्हारा हो गया, मान लो कि ऐसे घर, ये सड़कें थी। अब सड़कें के बाद हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सड़कें के बाद हम लोग भवन के बारे में। भवन कैसे थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भवन कैसे थे, तो भवन ध्यान देना। तो भवन का निर्माण किससे हुआ था, पक्की ईंट से कि कच्चे ईंट से, पक्के ईंट से। कैसे ईंट से, पक्के ईंट से। लेकिन कहीं कहीं पे कच्चे ईंट से भी घर बने हैं, सभी जगह पक्के ईंट से घर बने हैं, सभी जगह कैसे किस ईंट से बने हैं, पक्के ईंट से। अधिकांश क्या, सभी जगह, लगभग सभी जगह पक्के ईंट से घर बने, लेकिन एक जगह कालीबंगा में, कहा में, कालीबंगा में, कालीबंगा में कच्चे ईंट से घर बने हैं। किससे बने हैं, कच्चे ईंट से घर बने हैं, कच्चे ईंट से घर बने हैं। यहाँ पर कोनो पक्का ईंट का घर नहीं है, सब कच्चा ईंट का। इस चलते देखना कालीबंगा में नाली वाली नहीं मिलेगा। बताओ कच्चा ईंट के नाली बनेगा, नाली वाली नहीं बनता है। तो पूछता है कभी कभी, बताओ नाली कहाँ कहाँ नहीं मिला था, तो 2 जगह नहीं मिला है, बाकी सब जगह मिला। सबसे बढ़िया नाली कहाँ से मिला है, हड़प्पा में। हड़प्पा में नाली वाला सिस्टम सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। धौलावीरा में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, धौलावीरा देखना। धौलावीरा में हम लोगों ने बताया था, अभी पढ़ा था, धौलावीरा में हम लोगों ने पढ़ा था कि धौलावीरा में अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो धौलावीरा में यहाँ पर तुमको गुजरात बताए थे, और गुजरात में ये वाला कच्छ का, ये क्या है, कच्छ की खाड़ी है। और कच्छ की खाड़ी में बताइए समुद्र वाला पानी है, तो खारा पानी होगा कि मीठा पानी होगा, और इसी के किनारे है तुम्हारा धौलावीरा। तो ये पानी तो ये वाला पिएगा नहीं, पानी नहीं पिएगा, लेकिन 2 नदियों के बीच बसा हुआ है। कितने नदियों के बीच, 2 नदियों के, और ये दोनों में मीठा पानी था। इस चलते एगो टनल बना लिया था, इसे वो पाइप बिछा लिया, और पाइप से सभी घर में क्या पहुंचता था, पानी पहुंचता था। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उस समय पाइप बिछाया, आप कैसे बिछा लिया सोच लो। आजकल हम लोग एकदम पाइप बिछाने के लिए लगा देते हैं एकदम, कौन वाला मशीन, जेसीबी लगाते। उस समय तो कोनो जेसीबी भी नहीं, तो सोच लो कितना होशियार लोग के समय थे, सब बहुत होशियार थे। अब कैसे कोची का बनाया था कि मट्टी के ही बना दिया, ईटा की ही हो सकता बना देगा, ईटा, अरे ईटा के नहीं बना देगा, दिमाग जब कुछ कर सकता है। और बना कर उस समय कालीबंगा में कच्चे ईंट मिला, और यही से बताए थे कि कैसा ईंट मिला था, अलंकृत ईंट मिला था ना, अलंकृत ईंट मिला था। बताओ कच्चा अगर ईंट बताओ यहाँ नाली होगा कि नहीं होगा, नाली व्यवस्था नहीं होगा। इस चलते कहा जाता है कि कालीबंगा में, और एक और जगह जहां नाली नहीं मिला, जहां बोलते हैं बनवाली। तो काली और बनवाली में क्या मिला, काली एवं बनवाली में नाली नहीं मिला, काली और बनवाली में नाली नहीं मिला। तो सेट करता है, ध्यान रखना, काली एवं बनवाली में नाली नहीं मिला, काली एवं बनवाली में नाली नहीं मिला है, काली एवं बनवाली में नाली नहीं मिला है। बात समझ रहा है ना, ठीक है। तो अब भवन की बात कर लिया, और भवन में देखो, भवन में एक भवन बने कैसे थे, तो देख लो, ये बीच में गलियारी टाइप का है, और ऐसे ऐसे घर बना हुआ है। इसके दोनों तरफ इधर भी रोड है, और इधर भी क्या है, रोड है, और इधर भी घर बने हुए हैं। देखो कितना अच्छा डिजाइन से घर बना है। बात समझ रहे हो ना। बता इसका गेट किधर होगा, तो गेट इधर गलियारी में ही ज्यादा खुलता था, और
खिड़की भी आगे ही रखता था, पीछे नहीं रखता था, क्योंकि खिड़की अगर पीछे रखेगा तो दिक्कत क्या होगा ना कि इन्हें से जितना भी टमटम चाहे मान लेते हैं गर्मी के दिनों में अगर धूल उल तोड़ेगा, मान लेते हवा चलने की वजह से, लू चलने की वजह से धूल उल उड़ेगा तो डायरेक्ट घर में घुस जाएगा। चलते इधर बनाता ही नहीं था, क्योंकि कच्ची सड़कें थी ना, तो कच्ची सड़क पे तो धूल उड़ेगी, तो वो इधर नहीं रहता था, इधर रहता था। ऐसे ऐसे क्या बना लिया सब लोग। और इसके बाद जब ये पूरे नगर बस गया, नगर बसने के बाद इसको बाउंड्री से घर घेर लिया, उसके बाद फिर इधर मेन रोड बन गया। बात समझ आ रहा? तो रोड का सिस्टम भी बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह से भवन बने हुए थे। और जितने भी भवन थे, भवनों में एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी भवन तुमको मिलेंगे ना, कोई भी घर अगर है, अगर ये घर है तो यहाँ पर एक तुमको चीज स्नानागार मिलेगा। क्या मिलेगा? स्नान। सब घर में दो गो चीज मिलेगा, एक स्नानागार, एक बताए थे बृहद स्नानागार। बृहद का मतलब होता है जहाँ पे झुंड के झुंड लोग, यानी कि घर में नहीं रहेगा, बाहर में कहीं पे स्विमिंग पूल टाइप का बना होकर में जाकर के सब कूद कूद के नहाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या? बृहद स्नानागार। लेकिन सबके घर में एगो स्नानागार होगा। बताओ उस समय की महिलाएं अगर लोग जो रहती होंगी तो उस समय बाहर थोड़े रहने जाएगी, घर में ही रहेगी, तो घर में एक स्नानागार रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जितने भी भवन बने हुए थे सबके भवन में एक स्नानागार मिलेगा, और इसी में एक कुआं भी मिलेगा। बताओ पानी उनी पीने के लिए क्या कुआं का पानी यूज कर सकते हैं, या तो नदी का पानी यूज कर सकते हैं। तो कुआं मिला है सबके घर में, बीच में एक आंगन भी मिला। क्या मिला? आंगन। और इसी आंगन में तुम्हारा ये स्नानागार है, कुआं है, और इसमें रसोई घर भी मिले। देखो कितना डेवलपमेंट। रसोई घर आज भी गांव में देखना तो अधिकांश लोगों के घर में रसोई घर नहीं होगा। जने मन किया अग्नि में कोनो खाना बना रहा है, तो कने घरे में खाना बना रहा है, तो कने कहीं बना रहा है, रसोई घर नहीं होगा। किसी किसी को भी रसोई घर बना लेता है, देवता घर को भी रसोई घर बना लेता है। कोई बड़ी बात समझ रहा है ना? तो ये तो सिस्टम है। अब बताओ यहाँ जो ये भवन बने हुए थे, तो कच्चे ईंट के कि पक्के ईंट के? भवन पक्के ईंट के बने हुए थे। ईंट का इसमें अनुपात पूछेगा किस रेशियो में था, लंबाई कितना था, चौड़ाई कितना था, ऊंचाई कितना था, तो इसका रेशियो पूछता है। तो रेशियो था 4:2:1। आज भी ईंट का जो रेशियो है ना वो 4:2:1 भी है, क्योंकि 10 इंच लंबा रहता है और 5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच कितना होता है, मोटा रहता है। तो देखो अब तनी मानी घटा है, ज्यादा नहीं घटा है, तो 4:2:1 ही हो जाएगा। अगर रेशियो निकालेगा तो 2.5 दूनी 5 और 2.5 चौका 10, तो 4:2 कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आ गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट मिले, उस ईंट के जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? 4:2:1 है। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? देखो हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर था वो भारत का प्रथम नगरीय और नियोजित व्यवस्था है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि नगर का आकार कैसा था, तो चेस बोर्ड की तरह। पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, तो क्या बताएंगे? त्रिभुजाकार। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे उन नगर का आकार कैसा है? तो चेस बोर्ड की तरह था। किसके तरह था? चेस बोर्ड की तरह। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक तो ये वाला पढ़ लिया। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? देखो दूसरा पढ़ा कि जो वहां जो नगर मिले वो कैसा था? दुर्गीकृत था। क्या था? दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत का मतलब बाउंड्री मारा हुआ था। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है। आगे अगर देखें तो यहाँ पे सड़कें कैसी थी? सब समकोणीय थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। यहाँ पे भवन कैसे थे? तो भवन के बारे में हमने पढ़ लिया कि भवन जो भी बने थे पक्के ईंट के बने थे। एक जगह खाली कालीबंगा में कच्चे ईंट के बने हुए थे। ठीक है ना, इसीलिए वहां नाली उली नहीं था। ठीक है। अब उसके बाद आगे थोड़ा सा देखो, इतनी बातें समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? जल, अब देखो थोड़ा सा जल निकासी के लिए बात करें। जल निकासी का व्यवस्था कैसा था? जल निकासी प्रबंधन, नाली जिसको कहते हैं, जल निकासी प्रबंधन को हम लोग क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। अब बताओ नाली जो होता है ना, तो नाली तो बनाया गया था। बताओ नाली अगर इस सड़क है तो सड़क के दोनों ओर, इधर भी नाली है, इधर भी क्या है, यानी सड़क के दोनों ओर नाली था। सड़क के दोनों ओर क्या था? नाली, दोनों ओर नाली। और बताओ ये जो पीने वाला जो जल होता है उससे दूर है कि बगल में है? पेयजल से दूर की नजदीक है? पेयजल जहाँ पे पानी पीते हैं। तो हम लोग भी नली उली बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऐसा नली है पड़ी चापाकल बना देते हैं? नहीं, अगर ऐसा नली है ना तो चापाकल अपने घर में लगाते हो, यहाँ से छोटका नली भिड़ा देते हैं, एकरा में गिरा देते हैं। बात समझ रहे हो? तो उस समय भी पेयजल बताओ नली से दूर रखेंगे कि पास रखेंगे? दूर रखेंगे कि पास रखेंगे? तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कि बीमारी फंस सकता है। मतलब इससे क्या पता, पेयजल जो है वो नजदीक रखेंगे। तो नजदीक रखने से ये बात पता चलता है कि उस समय स्वास्थ्य के प्रति लोग ज्यादा ध्यान देते होंगे ना, तभी तो पेयजल जो है वो नाली से क्या रहता था? दूर रखते थे। तो समझ में आ गया नाली का सिस्टम। सड़के के दोनों ओर क्या रहता था? नाली, और
नाली जो है पेयजल से क्या रहता था कि दूर के पास रहता था, तो नजदीक नहीं रहता था, दूर रहता था। क्या रहता था? दूर रहता था। ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, दो बातें, नाली कहाँ कहाँ से नहीं मिला तो बताया, कालीबंगा एवं वनवाली। काली और वाली में नाली नहीं मिला। ठीक है ना। काली और वनवाली में नाली नहीं मिला, वनवाली में नाली नहीं मिला, बाकी सभी जगह नाली नहीं मिला, नाली नहीं मिला, बाकी सभी जगह नाली मिला है। सबसे ज्यादा जो बढ़िया, जो सबसे नाली का जो सबसे बढ़िया सिस्टम कहाँ में मिला है? हड़प्पा में। हड़प्पा में नाली का सिस्टम सबसे अच्छा था। हड़प्पा में जितने भी इस समय समकालीन जो नगर हैं, उन सभी नगरों में सबसे अच्छा कहाँ मिला है? हड़प्पा मिला है। बात समझ में आ रहा है? इतना बात तो समझ में आ गया। अब आगे हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं अब इनके हड़प्पा। हड़प्पा भी पाकिस्तान में, पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, सिंध में नहीं है, पंजाब प्रांत में है। ठीक है, तो पंजाब प्रांत में है, ध्यान देना। अब बात अगर करें ना, चलो तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, 3-4 इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोग विशेषता पढ़ रहे हैं। अब विशेषता में इनके यहाँ कुछ लिखा हुआ मिला, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट समझते हो? स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। इनके लिपियों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे ले, तो इनके लिपि कैसे मिले, स्क्रिप्ट कैसे मिले, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। स्क्रिप्ट कैसे मिले, लिपि कैसे मिले, थोड़ा ध्यान देना। स्क्रिप्ट में पहला इसका जो लिपि मिला है वो भाव चित्रात्मक मिला है, भाव चित्रात्मक। ठीक है ना। भाव चित्रात्मक, या इसी कोई जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि नहीं, भाव चित्रात्मक तो है ही, भाव चित्रात्मक मिले हैं। ठीक है ना। और साथ साथ भाव चित्रात्मक के साथ साथ इसको कहा जाता है, जो लिपि है भाव चित्रात्मक है। और एक इसका और भी लिपि का नाम दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है बुस्ट्रोफेदन। नाम क्या दिया जाता है? बुस्ट्रोफेदन लिपि। कौन सा लिपि? बुस्ट्रोफेदन लिपि। और एक और इतिहासकार ने नाम दिया गोमूत्र लिपि। कौन सा लिपि? गोमूत्र लिपि। तो कभी कभी तुमको पूछ देगा ना कि बताओ बुस्ट्रोफेदन किससे संबंधित है? हड़प्पा से कि वैदिक काल से कि किससे संबंधित है? तो हड़प्पा से। तो ये हड़प्पा की लिपि है बुस्ट्रोफेदन, या तो गोमूत्र लिपि। गोमूत्र क्यों कहा गया? देखो, ई जानते हो, बाएं से दाएं शुरू होता था लिखने के लिए, बाएं से दाएं, और फिर दाएं से बाएं, और फिर बाएं से एकदम। देख लो, गोमूत्र की तरफ ही कंटिन्यू है। देखो, हाथ उठाने की जरूरत पड़ रहा है, हम लोग बाएं से दाएं लिखे, फिर बाएं से दाएं लिखे, लेकिन ये लोग क्या करता था कि बाएं से दाएं है, फिर एनी से लिख दिया पीछे की ओर। फिर समझ लो, यानी हम लोग हिंदी में लिखते हैं बाएं से दाएं, और उर्दू में लिखते हैं दाएं से बाएं। तो ये क्या करता है ना कि दोनों पे मिला के लिखता था। समझ में? बड़े होशियार लोग लोग। ठीक है ना, बहुत होशियार लोग हैं ये लोग। बात समझ में आ गया? तो ये बुस्ट्रोफेदन समझ में आ गया। इनके लिपि है एक गोमूत्र लिपि जिसको कहा जाता है, या भाव चित्रात्मक कहा जाता है। चूंकि इनके लिपि को लिखा हुआ जरूर था, लेकिन हम लोग क्या पढ़ पाए? पढ़ नहीं पाए, इस चलते इनके लिपि को भाव चित्रात्मक कहते हैं। हाँ, सिर्फ भाव से ही पता चलता कि क्या क्या लिखा हुआ एक्चुअली कभी पता नहीं चला। बात समझना आगे ध्यान देना। तो ये तो स्क्रिप्ट के बारे में समझ में आ गया। अब यहाँ से कहीं कहीं से तुमको मोहर मिले हैं। क्या मिले हैं? मोहर मिले। और मोहर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो मोहर पढ़ लेंगे तो लगभग समाप्ति हो जाएगा। मोहर मिले, क्या मिले हैं? मोहर मिले, ध्यान देना। तो मोहर जो मिले हैं ना, मोहर, तो मोहर इसमें देखो 3 डिजाइन के मोहर मिले हैं। कितने डिजाइन के? 3 डिजाइन के। एक तो बेलनाकार मिला, बेलनाकार मोहर मिला। कौन सा मोहर? बेलनाकार। एक आयताकार मिला, एक आयताकार मोहर मिला, और एक मोहर मिला जिसको वर्गाकार बोलते हैं। तो 3 डिजाइन का मिला। कितने डिजाइन का मिला? 3 डिजाइन का। एक बेलनाकार, आयताकार और वर्गाकार। आयताकार जो रहता था ना, आयताकार में केवल लिपि रहता था। केवल क्या रहता था? लिपि। और ये वर्गाकार जो मिला ना, ध्यान देना, वर्गाकार जो मिला, तो वर्गाकार जो ये जो वर्गाकार मिला, वर्ग के आकार का जो मोहर मिला है ना, इस मोहर में देखो लिपि लिखा हुआ भी रहता था, लिपि के साथ साथ चित्र भी रहता था। लिपि प्लस क्या रहता था? चित्र रहता था। ठीक है ना। तो चित्र और लिपि दोनों रहेगा ना। चित्र में किसका चित्र रहेगा? पशु का चित्र बनाया हुआ रह सकता है, किसी चीज का चित्र बनाया हुआ, तो दोनों रहेगा तो समझ लेना वर्गाकार है। और ये मोहर किस चीज का बनता था? सेल खड़ी का बनता था। ठीक है ना। मोहर किस चीज का बना होता था? सेल खड़ी का मोहर बना होता था। मूर्ति। हाँ, मूर्ति भी मिला होगा।
और देखो तो मुहर सेल खड़ी का बना होता था, और बताया कि आयताकार। देखो सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कि बताओ सबसे ज्यादा, पूछेगा सवाल में कि सबसे ज्यादा बताओ मोहर कहां से मिला है, सबसे ज्यादा मोहर कहां से मिला है, तो सबसे ज्यादा मोहर की बात करेंगे ना, सबसे ज्यादा मोहर की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां से मिला है, सबसे ज्यादा मोहर मिला है तुमको, सबसे ज्यादा मोहर कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। सबसे ज्यादा मोहर कहां से मिला है, मोसे मोहर, मोसे मोहनजोदड़ो। सबसे ज्यादा कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। दूसरा नंबर पे कहां से मिला, हड़प्पा से। दूसरा जगह कहां से मिला, हड़प्पा से। अब देखो इसमें हमने बताया कि मोहर एक बेलनाकार भी मिले हैं, लेकिन बेलनाकार क्या रियल में भारत में ऐसा बनता था, भारत में नहीं बनता था। तो हम बताए थे कि तुम्हारा ये जो इंडिया जो तुमको दिखाई दे रहा है, इंडिया के बारे में बताया थे, इंडिया का व्यापार किससे रहता था, ईरान से। तो ईरान में एक सभ्यता है, बताए थे ईरान और इराक की सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं, और उसी सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया जो सबसे पुराना सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में दो ऐसे जगह है, एक जगह का नाम है उर, एक का नाम है उर और एक का नाम है निपुर। एक का नाम है उर और एक का नाम है निपुर। ये दो मेसोपोटामिया का नगर है, एक मेसोपोटामिया का नगर है उर और दूसरा क्या है, निपुर। ये दोनों जगह पे, ये दोनों जगह पे भारत वाला क्या मिला है, मोहर मिला है। और यहीं पर बेलनाकार मोहर चलता था, और यही बेलनाकार मोहर भारत में मिला। इसका मतलब ये पता चलता है कि क्या भारत में बेलनाकार मोहर पहले से था, बेलनाकार मोहर नहीं था, ये मेसोपोटामिया के लोग आए, गलती से छोड़ के चले गए, और भारत में, भारत वाला जो ये सब जो मोहर है वो कहाँ मिला है, उर और निपुर में। इसका मतलब इससे पता चलता है कि भारत और ईरान के बीच में खूब क्या चलता होगा, व्यापार चलता होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलता होगा। बात समझ में आ गया। तो ये मोहर के बारे में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मोहर में बहुत सारे तुमको पशु का फोटो मिलेंगे, कहेंगे कि बताओ हड़प्पा सभ्यता में मोहर में कौन कौन फोटो नहीं मिले हैं, तो बताओ कौन कौन फोटो नहीं मिला है। क्या शेर का फोटो मिला, तो तुम देखा होगा शेर का फोटो कहीं नहीं था, शेर का फोटो नहीं है। दूसरा पूछेगा कि बताओ घोड़ा का फोटो, तो घोड़ा का भी फोटो नहीं है। घोड़ा यहाँ का क्या पालतू पशु है, तो घोड़ा पालतू पशु नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें पालतू पशु नहीं है घोड़ा। हाथी भी पालतू पशु नहीं है। पूछा गाय क्या पालतू पशु है, तो है, गाय होगा। शेर, घोड़ा और एगो ऊंट जो है ना, ऊंट, ये तीन गो का मोहर पर चित्र नहीं मिला है। पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन से जानवर का चित्र मोहर पर नहीं मिला है, तो शेर, घोड़ा और ऊंट का नहीं मिला है, बाकी सबका मिला है। सांप का मिला है कि नहीं मिला है, सांप का मिला है। आगे जब मृद भांड पढ़ाएंगे, मृद भांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन में देखना, मिट्टी के बर्तन में वहां पर क्या होता है ना, मिट्टी के बर्तन में ध्यान रखना, मिट्टी के बर्तन पर वहां पर मिले हैं सांप का चित्र बना हुआ। किसका चित्र बना हुआ मिला है, सांप का चित्र बना हुआ मिला है। और मृद भांड में देखो, पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो दो तरह के, काले एवं लाल रंग के क्या मिला है, मृद भांड मिला है। काले और कौन से रंग का, लाल रंग का मृद भांड मिला है। काले एवं लाल रंग का क्या मिला है, मृद भांड मिला है। बात समझ में, मृद भांड का मतलब क्या होता है, घड़ा होता है या मिट्टी का बर्तन होता है। किसका बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन होता है। अब चलो एक आध बात और समझते हैं। ये तो बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मोहर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस 2 मिनट और है। आगे क्या है इंपॉर्टेंट चीज, बताओ। पूछते हैं एक आध सवाल, मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो कहा जाता है। क्योंकि बताया था कि एक ही जगह पर 38 नरकंकाल मिले हैं। कितने नरकंकाल मिले हैं, 38 नरकंकाल मिले रहने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। एक और इम्पोर्टेंट बात बताओ, सफेद कुआं किसको कहा जाता है, सफेद कुआं किसको कहा जाता है, तो सफेद कुआं धौलावीरा को कहा जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना। धौलावीरा को क्या कहा जाता है, सफेद कुआं कहा जाता है। फिर पूछा कि बताओ, एक तो सफेद कुआं किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्या पूछेगा तुमको, तो ये तो तुम्हारा सफेद कुआं हो गया, मृतकों का टीला हो गया। ये को पूछा काले रंग की चूड़ी किसको कहा जाता है, काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ी कहाँ से मिला है, काले रंग की चूड़ी जो मिला है वो कालीबंगा से। कहां से मिला है, कालीबंगा से। चलते कालीबंगा को काले रंग की क्या कहते हैं, चूड़ी कहते हैं। बताओ यहाँ से जो चूड़ी मिला है, जो चूड़ी मिला है वो सोना के था कि चांदी के कि तांबा के कि कॉपर के, तो यहाँ से जो
चूड़ी मिला है वो चांदी का था, और चांदी देखना बहुत दिन हो जाएगा तो उस पर काला परत जम जाएगा। यस क्या चूड़ी यहाँ काला रंग के है? चूड़ी काला रंग के नहीं है, चूड़ी चांदी के हैं और चांदी पे काला परत जम जाता है, जिसकी वजह से वो कैसा दिखता है? काला दिखता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? काले रंग की चूड़ियां कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो काली बंगा को क्या कहा जाता है? काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है। धौलावीरा को क्या कहते हैं? सफेद कुआ कहते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। ये उपनाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलते ध्यान रखना, परीक्षा में आता है, रेलवे वगैरह में यही क्वेश्चन आता है, ज्यादा उदा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? 837 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान तो 837 में बताया था ना। अब चलो आगे, इतनी बातें समझ में आ गया? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? ये तुम्हारा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। अब इनके मुख्य रूप से हम लोग को चर्चा क्या करना है? अब इनके बारे में थोड़ा और चर्चा करना है, और वो चर्चा करना है कि इनके सामाजिक जीवन कैसे थे। कभी कभी तुमको सवाल पूछे, बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन देगा सोना। तुमको लगेगा कि इतना पूरा पहले सोना कहाँ से आ गया था? सोना से परिचित थे। क्या चांदी से परिचित थे? तो ऑप्शन रहेगा, कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो सोना चांदी रहेगा, पहला सोना, दूसरा चांदी मान लेते, तीसरा ऑप्शन में दे देते हैं तांबा, और चौथा ऑप्शन में दे देते हैं, मान लेते हैं कि कांसा। चौथा क्या रहेगा? कांसा मान लेते। पांचवा टीन दे दिया, क्या दे दिया? टीन। तो बताओ इन सभी से परिचित थे कि नहीं थे? तो सभी से परिचित थे। परिचित किससे नहीं थे? लोहा से। लोहा आएगा ऋग वैदिक काल में, ठीक है ना? सॉरी, उत्तर वैदिक काल आते आते ही लोहा का खोज होगा, ठीक है। तांबा और टीन को मिला करके ही तो कांसा बनते हैं ना। तो जब कांसा से परिचित है तो बताओ टीन से परिचित नहीं होंगे? ये कौन सी बड़ी बात है? ये भी तो कल मेन अगले क्लास में हम लोग को पढ़ना है। ध्यान देना, जो भी हम लोग सभ्यता पढ़ेंगे उन सभी सभ्यताओं के 3 इंपॉर्टेंट जीवन पे चर्चा करेंगे। 4 ऐसे जीवन होते हैं। सामाजिक जीवन। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे जिसके सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि इनके यहाँ के समाज कैसा था। तो कुछ नहीं, तुम्हें खुद सोच लेना, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और कौन सा जीवन बात, और एक होता है धार्मिक जीवन। कौन सा जीवन होता है? बताओ, धार्मिक जीवन। और आगे जब सभ्यता पढ़ेंगे तो धार्मिक जीवन के बाद अगर बात करें तो एक और जीवन होता है जिसे हम लोग राजनीतिक जीवन कहते हैं। कौन सा जीवन? लेकिन क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कोनो राजनीति हुआ? नहीं हुआ। तो इसमें राजनीतिक जीवन नहीं पढ़ना है, मेन हमें 3 रूप से हमें पढ़ना है। कौन कौन सा? एक तुमको धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन, और एक और राजनीतिक जीवन। इतने बातें समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये तीनों जीवन पढ़ लेने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? वैदिक काल। कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? वैदिक काल। और इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, ये तीनों पढ़ लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी के पतन का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो पतन के सिद्धांत में हम लोग जनरली 2 तरह के सिद्धांत पढ़ेंगे, एगो बाह्य आक्रमण का सिद्धांत और बाढ़ आक्रमण का सिद्धांत। हम लोग ये भी जानेंगे कि बाह्य आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया और बाढ़ आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, आगे मैथ्स पढ़ेंगे।